जब भी हम आंखें खोलते हैं तो हमें चारों तरफ मैटर से बनी दुनिया दिखाई देती है, और जब नजरों को आसमान की ओर उठाते हैं तो एक असीम दुनिया दिखाई देती है जिसका न तो अंत है और ना ही कोई सीमा। आज से कुछ सदी पहले तक वैज्ञानिक यही मानते थे कि हमारा यूनिवर्स सीमित है और जो हम देखते हैं सिर्फ वही सब कुछ है। लेकिन जब टेलीस्कोप की खोज हुई तो उसने दुनिया को दो सबसे बड़े रहस्य दिए जिन्हें 20वीं सदी का सबसे बड़ा रहस्य माना गया, और वो रहस्य डार्क मैटर और डार्क एनर्जी था। और डार्क मैटर और डार्क एनर्जी नाम ऐसे लगते थे जैसे दोनों एक ही हैं, लेकिन ये दोनों एक दूसरे से ऐसे ही अलग थे जैसे कि पानी और लाइट। क्योंकि जहाँ पे डार्क मैटर यूनिवर्स को समेटने में लगा होता है तो वहीं पे डार्क एनर्जी लगातार यूनिवर्स में मौजूद गैलेक्सी और क्लस्टर को दूर भेजना चाहता है, और ये संघर्ष लगातार दोनों के बीच में चलता रहता है। वैज्ञानिक इन्हीं दोनों को यूनिवर्स का नायक मानते हैं क्योंकि इनके बिना आज कुछ भी नहीं होता और ना ही कोई जीवन। लेकिन तमाम कोशिशों के बाद भी आज इनके बारे में हम जरा सा भी नहीं जानते हैं। यहाँ तक कि अरबों डॉलर के एक्सपेरिमेंट के बाद भी हम डार्क मैटर और डार्क एनर्जी के बारे में 1% भी जानकारी जमा नहीं कर पाए हैं। तो आखिर डार्क मैटर और डार्क एनर्जी है क्या? इसके बारे में हम एक एक करके समझेंगे, तब जाके हमें पता चलेगा इन दोनों के बीच के फर्क का। यूनिवर्स के अंदर मौजूद विशालकाय आकाशगंगा, तारे, प्लैनेट, गैस, ब्लैक होल, ड्वार्फ स्टार्स, ये सभी मैटर से बने हैं। जिस भी चीज को हम छूते हैं, खाते हैं और उनका उपयोग करते हैं, ये सभी मैटर का ही रूप है। यहाँ तक कि एटम के अंदर मौजूद इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, क्वार्क भी मैटर का ही रूप है। और आज से लगभग 100 साल पहले तक इसी अवधारणा ने वैज्ञानिकों को संतुष्ट किया था। लेकिन 1933 में विज्ञान की दुनिया में एक भूचाल आता है जिसकी वजह से विज्ञान के ठोस सिद्धांतों पर सवाल उठने लगते हैं, और एक ऐसे रहस्य का जन्म होता है जिसे 9 दशक से सुलझाया नहीं जा सका। और पहली बार दुनिया को एहसास होता है कि हमारे चारों तरफ की दुनिया एक ऐसी चीज से बनी है जो अदृश्य है, और उसे ना तो हम छू सकते हैं और ना ही देख सकते हैं और ना ही उसे माप सकते हैं। बस वो मौजूद है और यूनिवर्स के निर्माण में सबसे अहम भूमिका निभाती है, और इसे ही डार्क मैटर कहा गया है। वैज्ञानिक ये मानते हैं कि डार्क मैटर हमारे चारों तरफ है, एटम से लेकर हमारे शरीर के हर अंग में मौजूद है, पर हम उसे देख नहीं सकते। पर ये यूनिवर्स के कण कण में मौजूद है, पर हम उसको समझ नहीं सकते। इसी डार्क मैटर को खोजने के लिए विज्ञान के बड़े बड़े सूरमा ने अपना हाथ आजमाया, लेकिन अंत में उनके हाथ हार ही लगी। ये एक ऐसी पहेली थी जिसने आइंस्टाइन से लेके हॉकिंग तक को घुटने टेकने पर मजबूर किया, और यही एक ऐसी पजल बनी जिसने 21वीं सदी के सभी वैज्ञानिकों को सरदर्द दिया। यहाँ तक अमेरिका से लेकर चाइना तक ने अरबों डॉलर खर्च कर दिए, लेकिन आज तक उसके बारे में 1% भी जानकारी हासिल नहीं कर पाए। और जिन वैज्ञानिकों को नोबेल प्राइज की चाहत थी, उन्होंने भी इसमें कूदने का जिम्मा लिया और डार्क मैटर की गुत्थी सुलझाने की कोशिश की। और आज 21वीं सेंचुरी में जितने भौतिक शास्त्री हैं, उनकी खोज के लिए डार्क मैटर पहली पसंद है। लेकिन आज लगभग 100 साल हो चुके हैं, पर इस रहस्य को सुलझाया नहीं जा सका। इसलिए आज फिर से विज्ञान को एक नए आइंस्टाइन की जरूरत है जो इस रहस्य से पर्दा उठा सके और विज्ञान की रुकी हुई गाड़ी को आगे बढ़ा सके। तो बात है 1933 की, जब एक एस्ट्रोनॉमर ने रात के अंधेरों में एक क्लस्टर को देखा था, और उस वैज्ञानिक का नाम था फ्रिट्ज विकी, जो कि एक स्विस एस्ट्रोनॉमर थे, और वे कैलिफोर्निया इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में प्रोफेसर भी थे। और वो जिस क्लस्टर का अध्ययन कर रहे थे उसका नाम कॉमा क्लस्टर था, जो कि 1000 गैलेक्सीज से मिलकर के बना हुआ था, जो कि धरती से 321 मिलियन लाइट ईयर दूरी पर था। उन्होंने देखा कि उसके आखिरी छोर की गैलेक्सी काफी तेजी से घूम रही है, जबकि उस क्लस्टर के द्रव्यमान के हिसाब से उसमें मौजूद गैलेक्सी को काफी धीमी गति से घूमना चाहिए था। लेकिन वो जिस गति से घूम रही थी उसके हिसाब से क्लस्टर का द्रव्यमान मौजूदा द्रव्यमान से 400 गुना ज्यादा होना चाहिए था। लेकिन जब भी ज़्विकी उसे वीरियल थ्योरम से मापते तो उन्हें उस क्लस्टर का द्रव्यमान कम ही दिखाई देता था,
और उसमें मौजूद गैलेक्सी अपने क्लस्टर के द्रव्यमान के कंपैरिजन में बहुत तेजी से चक्कर लगा रही थी। और जो सबसे बड़ी चीज ज़्विकी को दिखी वो ये थी कि जितने टाइम में क्लस्टर के सेंटर के पास मौजूद गैलेक्सी क्लस्टर के सेंटर का चक्कर लगा रही थी, उतने ही टाइम में बाहरी गैलेक्सी भी सेंटर का चक्कर लगा रही थी। अगर इसे आसान भाषा में समझे तो मान लीजिए कि सूर्य के पास का जो सबसे नजदीकी प्लैनेट मरकरी है और उसे सूरज का चक्कर लगाने में बहुत कम समय लगता है, और वहीं पे जो प्लैनेट सूरज से बहुत दूर है उसे सूरज का चक्कर लगाने में बहुत ज्यादा समय लगता है। लेकिन अगर वहीं दूर का प्लैनेट सूरज का एक चक्कर लगाने में उतना ही वक्त ले जितना वक्त मरकरी ले रहा है, तब आप सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि कुछ तो ऐसा है जो प्लैनेट को बहुत तेजी से घुमा रहा है। और ये तभी हो सकता है जब उस प्लैनेट के चारों तरफ बहुत ज्यादा मात्रा में मास मौजूद हो, क्योंकि तब उस मास की वजह से ग्रेविटी का मान बढ़ेगा और उस प्लैनेट की स्पीड बढ़ जाएगी। और यही चीज क्लस्टर में हो रही थी, जिसमें दिखने वाले मास के मुकाबले 400 गुना ज्यादा मास था, जो कि दिख नहीं रहा था। ज़्विकी इस मैटर को डंकल मैटरी नाम देते हैं, जिसे आगे चल के डार्क मैटर भी कहा जाता है। हालांकि ज़्विकी ने डार्क मैटर का प्रभाव खोज लिया था, लेकिन उसके बावजूद भी उन्हें इस काम के लिए उस समय विज्ञान की दुनिया में कोई अहमियत नहीं दी गई, क्योंकि डार्क मैटर की मौजूदगी उस वक्त के महानतम वैज्ञानिकों की थ्योरी पर सवाल उठाती थी। और इसलिए फ्रिट्ज ज़्विकी की इस खोज को उस वक्त बहुत अहमियत नहीं दी गई। और जब ज़्विकी इस टॉपिक को लेकर के किसी सेमिनार में जाते थे तो या तो उन्हें अंदर जाने से मना कर दिया जाता था, या तो उनकी इस खोज का मजाक बनाया जाता। और इस तरह उस समय डार्क मैटर की कहानी शुरू होने से पहले ही बंद कोने में चली जाती है और कई सालों तक ये गुमनाम हो जाती है। उसके बाद 1933 से लेके 1960 तक कोई भी डार्क मैटर की चर्चा नहीं करता है। हालांकि बीच में कई बार एस्ट्रोनॉमर को डार्क मैटर के सबूत मिलते रहते थे, लेकिन उनकी बातों पर इतना ध्यान नहीं दिया जाता था। और फिर 1960 में वेरा रूबिन और केंट फोर्ड, जो कि एक अमेरिकन एस्ट्रोनॉमर है, इनका काम गैलेक्सी के बारे में जानकारी इकट्ठा करना होता है। और फिर ये दोनों एंड्रोमेडा गैलेक्सी को देखना शुरू करते हैं, जो कि हमारे मिल्की वे गैलेक्सी का पड़ोसी है। और ये गैलेक्सी हमारी गैलेक्सी के सबसे नजदीक है, जिसकी दूरी हमारी धरती से लगभग 2.5 मिलियन प्रकाश वर्ष दूर है। और उस समय बेहतर टेलीस्कोप बन रहे थे, इसलिए पहले के मुकाबले ब्रह्मांड को देखना और समझना आसान था। और उसी वजह से वेरा रूबिन जब एंड्रोमेडा गैलेक्सी पे काम करती है और जब वो उसकी बाहरी तारों की गणना करती है, तब उन्हें दिखाई देता है कि जो तारे बाहरी छोर पर है उनकी गति गैलेक्सी के द्रव्यमान के कंपैरिजन में कई गुना ज्यादा थी। पहले तो वेरा रूबिन और केंट फोर्ड तो हैरान होते हैं, और फिर उन्हें एहसास होता है कि इसकी खोज तो फ्रिट्ज ज़्विकी ने आज से 30 साल पहले ही कर दी थी, लेकिन उस समय उनकी बातों पर कोई यकीन नहीं करता था। इसलिए वेरा रूबिन को जरूरत थी किसी ठोस सबूत की, ताकि जब वो अपनी बात को दुनिया के सामने रखे तो लोग उनकी इस खोज को मान सके। और फिर वेरा रूबिन लगभग 10 से 15 साल तक लगातार उस पे काम करती है और कई सारी गैलेक्सीज पर रिसर्च करती है। वो हर बार एक चीज पाती है कि जितनी भी गैलेक्सीज है वो अपने द्रव्यमान की तुलना के 6 गुना तेजी से चक्कर लगा रहे थे। और जब वेरा रूबिन ने 1980 में अपने रिसर्च पेपर को पब्लिश किया तो दुनिया पूरी तरह से हैरान हो जाती है, क्योंकि पहली बार डार्क मैटर के इतने ठोस सबूत मिले थे और जिसकी वजह से बड़े सिद्धांत गलत साबित हो रहे थे। यहाँ तक कि न्यूटन की ग्रेविटी का नियम हो, या फिर आइंस्टाइन की थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, या फिर केपलर के नियम भी डार्क मैटर का जवाब नहीं दे पा रहे थे। हालांकि फ्रिट्ज ज़्विकी ने डार्क मैटर के बारे में तो 1933 में ही बता दिया था, लेकिन उस वक्त ना तो इतना बेहतर टेलीस्कोप था और ना ही उनके पास ठोस सबूत थे, क्योंकि उन्होंने जिस वीरियल थ्योरम का उपयोग क्लस्टर का मास और काइनेटिक एनर्जी पता लगाने में किया था, वो नियम किसी क्लस्टर के चमक के हिसाब से मास और स्पीड की गणना करती थी और चमक की स्पष्टता टेलीस्कोप पर निर्भर करती थी। इसलिए उस समय के वैज्ञानिक फ्रिट्ज ज़्विकी की खोज को एक एरर मान रहे थे। हालांकि डार्क मैटर की परिकल्पना 1922 से शुरू हो गई थी और बहुत से वैज्ञानिकों ने अपने सिद्धांत भी दिए, लेकिन उनके उस सिद्धांत में बहुत ज्यादा दम नहीं था, जिसकी वजह से उस वक्त डार्क मैटर को
एक काल्पनिक कहानी माना गया था और कुछ वैज्ञानिकों ने यहाँ तक कह दिया था कि डार्क मैटर का द्रव्यमान दिखने वाले द्रव्यमान की तुलना में बहुत कम है। और 1922 के एक प्रसिद्ध लेक्चर में भी डार्क मैटर की बात की गई थी, जिसमें लॉर्ड केल्विन ने ऐसे तारों की बात की थी जो कि अदृश्य है, जिसपे और भी वैज्ञानिकों ने काम किया था और उसे डार्क मैटर का नाम दिया था। तो जैसा कि हमने बताया कि इंसानों ने डार्क मैटर की कल्पना 1933 से पहले ही कर ली थी और 1933 के बाद भी डार्क मैटर का इफेक्ट देखा जाने लगा था, लेकिन दुनिया को उस पर यकीन वेरा रूबिन के काम के बाद ही होता है। फिर क्या था, दुनिया को डार्क मैटर के बारे में पता चला और पहली बार लोगों को एहसास होता है कि हम जिस दुनिया में जी रहे हैं उसको बनाने में डार्क मैटर का सबसे बड़ा योगदान है और हमारी गैलेक्सी को आकार देने में, उसको समेट के रखने में डार्क मैटर का ही हाथ है। फिर चाहे तारे हो या गैलेक्सी, उन सभी की गति को भी डार्क मैटर ही नियंत्रित करता है। और फिर वैज्ञानिकों ने सोचा कि हमारे ब्रह्मांड से लेके एटम तक को डार्क मैटर ही जन्म देता है और एक बार अगर हम उसे समझ ले तो इसकी मदद से हम कुछ भी बना सकते हैं। और यहीं से डार्क मैटर को समझने और खोजने का सिलसिला शुरू होता है। लेकिन डार्क मैटर की खास बात ये है कि ना तो वो किसी चीज को एमिट करता है, ना ही अब्जॉर्ब करता है और ना ही किसी चीज के संपर्क में आता है। और जब कोई पार्टिकल जैसे न्यूट्रिनो, गामा रेज, एक्स रेज, फोटोन के साथ भी वो कोई संपर्क नहीं करता है, ना ही टकराता है, तो इसी वजह से डार्क मैटर को खोजना बहुत मुश्किल है। सच में देखा जाए तो ये कहना भी बहुत मुश्किल है कि डार्क मैटर किसी प्रकार का मैटर है भी या नहीं। काफी समय के बाद वैज्ञानिक इस सोच पर पहुंचे हैं कि डार्क मैटर एक ऐसा मैटर है जो कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन से कोई संपर्क नहीं रखता है, लेकिन ये ग्रेविटी से संपर्क करता है और ये ग्रेविटी भी पैदा करता है, जिसकी वजह से तारे और गैलेक्सी अपनी घूमने वाली कक्षा से बाहर नहीं जा पाती। और जब उन्हीं रास्ते से लाइट गुजरती है तब वो भी ग्रेविटेशनल लेंसिंग की वजह से अपना रास्ता बदलती है और उसी लाइट को दूरी तय करने में ज्यादा समय लगता है। और ग्रेविटेशनल लेंसिंग लाइट के मुड़ने की वजह को दर्शाती है, क्योंकि थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के अकॉर्डिंग जिस जगह पर ग्रेविटी अधिक होगी वहां का स्पेस मुड़ जाएगा और जब वहां से लाइट गुजरेगी तो वो भी मुड़ जाएगी। इसे अगर आसान भाषा में समझे तो अगर हम एक बॉल को नदी में डाल दें तो जहां पर नदी मुड़ेगी वहां पर बॉल भी मुड़कर आगे बढ़ेगा। और वैसे ही जब स्पेस मुड़ा हुआ होता है तो वहां से गुजरने वाली लाइट भी मुड़ जाती है और जहां डार्क मैटर होगा वहां पर स्पेस मुड़ जाता है और वहां से गुजरने वाली लाइट भी मुड़ जाती है, जिसकी वजह से लाइट को एक जगह से दूसरी जगह पर जाने में काफी समय लगता है। और यही इफेक्ट डार्क मैटर के स्थान को बताता था, जिसकी वजह से ये पता लगा पाना आसान था कि आखिर डार्क मैटर कहाँ मौजूद है। इसका सबसे बड़ा इफेक्ट हमें हाइडीज में देखने को मिलता है। हाइडीज एक तरह का स्टार क्लस्टर है जो कि हमारी गैलेक्सी से लगभग 151 लाइट ईयर दूर है, जो टॉरस डबल में वी आकार में दिखता है। जब वैज्ञानिक उसको देखते हैं तो उन्हें दिखता है कि हाइट्स के बीच से 2 तारों के पूंछ निकले हैं और कुछ ऐसा था जो उस क्लस्टर के तारों को अपनी तरफ खींच रहा था, जिसकी वजह से तारे क्लस्टर को छोड़ के बाहर निकल रहे थे। जबकि हाइट्स के अंदर मौजूद ग्रेविटी फोर्स इतना ज्यादा होता है कि वहां से किसी भी तारे को बाहर निकालना असंभव था। लेकिन इसके बावजूद भी तारे किसी बाहरी फोर्स की वजह से क्लस्टर को छोड़ रहे थे और हाइट्स के दोनों तरफ पूंछ का आकार बना रहे थे। जब वैज्ञानिक उस तारों के चारों तरफ देखते थे तो उन्हें वहां पर कुछ भी ऐसा नहीं दिखाई देता था जो कि तारों को अपनी तरफ खींच सके। और यही वो घटना होती जो पहली बार डार्क मैटर के तोड़ने के गुण को भी दर्शाती है, क्योंकि डार्क मैटर में इतनी क्षमता थी जो कि इतना ज्यादा ग्रेविटेशनल पुल पैदा कर सके। इससे ये पता चलता है कि डार्क मैटर कहीं भी हो सकता है और हाइट्स पे डार्क मैटर का इस कदर प्रभाव था कि पूरा क्लस्टर ही अपने आप में रस्सी की तरह ऐंठ गया था और वहां से गुजरने वाली लाइट पर उसका असर दिखता था, जिसकी वजह से लाइट मुड़ जाया करती थी। और अगर गैलेक्सी क्लस्टर ABEL 370 की बात करें तो वहां पर मौजूद सभी गैलेक्सीज टेढ़ी मेढ़ी दिखाई देती हैं। ऐसा लगता है जैसे उन्हें किसी ने पकड़ के मोड़ दिया हो। और कुछ तो गैलेक्सी एकदम ड्रैगन की तरह दिखाई देती हैं,
और जबकि ऐसा होना असंभव है, क्योंकि कोई भी गैलेक्सी हो उसका आकार डिस्क की तरह होता है। लेकिन ये सभी गैलेक्सी एकदम मुड़ी हुई थी। पहले तो वैज्ञानिकों को लगता है कि हो सकता है कि इनका आकार ही ऐसा हो, लेकिन जब उसे डार्क मैटर के नजरिए से सोचते हैं तो ये समझ में आ जाता है कि इसके पीछे डार्क मैटर का ही हाथ है। क्योंकि जिस गैलेक्सी को हम देखते थे, रियल में इनका आकार टेढ़ा मेढ़ा नहीं था, बल्कि वहां से निकलने वाली लाइट डार्क मैटर की वजह से मुड़ जाती थी। क्योंकि जहां से लाइट गुजरती है उस रास्ते में डार्क मैटर की मात्रा बहुत ज्यादा थी, जिसकी वजह से लाइट मुड़ जाती थी और वही मुड़ी हुई लाइट हमें दिखाई देती थी, जिसकी वजह क्लस्टर के अंदर मौजूद जितनी भी गैलेक्सीज थी वे सभी टेढ़े मेढ़े दिखते थे। और सबसे बड़ा इसका असर हमें नवंबर 2014 के रेप्स्टल सुपरनोवा में दिखा। क्योंकि जिस सुपरनोवा की चमक हमें एक बार दिखनी चाहिए थी, वही फ्लैश हमें 5 बार अलग अलग जगह पर दिखा। क्योंकि जब कोई तारा मरता है तो वो विस्फोट करता है, जिसे सुपरनोवा कहते हैं, और वही फ्लैश हमें एक बार दिखाई देता है। लेकिन पहली बार ऐसा हुआ कि एक विस्फोट हमें 5 बार दिखाई दिया था, क्योंकि सुपरनोवा के बाद लाइट अलग अलग दिशा में निकली थी। लेकिन डार्क मैटर की वजह से कुछ दिशाओं की लाइट मुड़कर धरती की तरफ आती है, जिसकी वजह से हमें वो फ्लैश दिखाई देता है, और उसी की वजह से हमें डार्क मैटर का प्रभाव दिखता है। और यही रीजन है कि हमें सुपरनोवा का विस्फोट अलग अलग स्थान पर कई बार दिखाई देता है। आज के वैज्ञानिक ये मानते हैं कि यूनिवर्स में जितना भी मैटर हम देखते हैं वो सभी सिर्फ 14% है, बाकी 86% डार्क मैटर ही है, और वही डार्क मैटर ही गैलेक्सी को बनाने में मदद करते हैं। लेकिन डार्क मैटर ने दुनिया को 2021 में फिर से चौंकाया था, क्योंकि वैज्ञानिक हमारी मिल्की वे गैलेक्सी के पीछे मौजूद क्लस्टर तुकाने पे काम कर रहे थे और उसकी उम्र का पता लगा रहे थे, जो कि उसकी उम्र 11 अरब वर्ष है और हमारी धरती से 3.2 मिलियन लाइट ईयर दूर है। और इसे बौना क्लस्टर भी बोला जाता है, क्योंकि इस क्लस्टर के अंदर सिर्फ 35,000 तारे हैं, जो कि किसी क्लस्टर से कई गुना छोटा है। इसलिए ये जानना जरूरी था कि ये क्लस्टर कब बना था। और जब वैज्ञानिक रेड शिफ्ट के द्वारा इसकी उम्र का पता लगाते हैं तो उन्हें पता चलता है कि उसकी उम्र लगभग 11 बिलियन ईयर थी, और उसकी उम्र लगभग उतनी ही थी जितनी हमारे यूनिवर्स की है। क्योंकि बिग बैंग विस्फोट भी आज से 13 बिलियन ईयर पहले हुआ था, और यही चीज वैज्ञानिकों को मजबूर कर रही थी कि वो तुकानाई पर खोज करें। और जब वे करते हैं तो उन्हें वहां पर डार्क मैटर की मात्रा पहले के कंपैरिजन में सबसे ज्यादा मिलती है। क्योंकि इस क्लस्टर में जो भी स्टार चक्कर लगा रहे थे उनकी गति इतनी तेज थी कि जब वैज्ञानिक डार्क मैटर का परसेंटेज निकालते हैं तो वो 85% ना होकर 99% थी। यानी कि आप सोच सकते हैं कि वहां पर मौजूद तारे कितनी तेजी से चक्कर लगा रहे थे, और इतनी गति की वजह से वो तारे टूटकर बिखर जाने चाहिए थे। लेकिन सिर्फ डार्क मैटर की वजह से वे क्लस्टर से बाहर नहीं जा पा रहे थे और बहुत ही तेजी से चक्कर लगा पा रहे थे। और इससे ये भी निष्कर्ष निकलता है कि जो क्लस्टर बिग बैंग के दौरान बने थे उसमें डार्क मैटर की मात्रा बहुत ज्यादा थी। और दूसरी चीज जो वैज्ञानिकों को समझ आती है कि डार्क मैटर भी बिग बैंग के दौरान बनना शुरू हो गए थे, या फिर ये कहें कि ऑर्डिनरी मैटर के बनने से पहले ही डार्क मैटर बना होगा, नहीं तो गैलेक्सी बन ही नहीं पाती। और ये खोज डार्क मैटर की बहुत जानकारी देता था, क्योंकि इसके पहले तक वैज्ञानिकों को यही लगता था कि डार्क मैटर हर गैलेक्सी या क्लस्टर में सामान्य रूप से फैला है। लेकिन ये देख के वैज्ञानिक समझ जाते हैं कि डार्क मैटर किसी भी स्थान पर कम या ज्यादा हो सकता है, और डार्क मैटर की उपस्थिति अलग अलग गैलेक्सी में अलग अलग हो सकती है। यानी डार्क मैटर एक ऐसा भेड़िया है जो शिकार के लिए अपना डेरा कहीं भी जमा सकता है। इसके लिए इंटरनेशनल साइंस टीम ने एक कंप्यूटर स्टिमुलेशन भी तैयार किया, जो कि डार्क मैटर का पता लगाने में सक्षम था, जिसका मकसद ही डार्क मैटर के गुच्छों को खोजना था। इसके लिए वैज्ञानिक सबसे पहले कंप्यूटर को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के द्वारा ट्रेन करते हैं और उसमें वही डेटा भरते हैं जो कि ग्रेविटेशनल लेंसिंग में देखने को मिलता है, ताकि वो कंप्यूटर डार्क मैटर वाली जगह को आसानी से डिटेक्ट कर पाए। और फिर वैज्ञानिक इसे टेलीस्कोप से कनेक्ट करके यूनिवर्स की तरफ मोड़ देते हैं, जिसकी वजह से ये कंप्यूटर कॉस्मिक वेव को डिजाइन करता है। और उसने लगभग कई हजार गैलेक्सी को स्कैन किया था
और उन पे काम किया था। और जब ये स्टिमुलेशन बनके तैयार होता है तो वैज्ञानिक देखकर हैरान हो जाते हैं, क्योंकि इसमें डार्क मैटर कौन कौन सी जगह पर है इसको देखना बहुत आसान था। और डार्क मैटर पूरे यूनिवर्स में एक मकड़ी के जाले की तरह फैला हुआ था, और जहां पे ये डार्क मैटर घना होता था वहां पे ये गैलेक्सी को बनाने में मदद करता था। इसके रेशे इतने जटिल थे कि ये हर गैलेक्सी के चारों तरफ एक ऐसा घेरा बनाते थे कि कोई भी तारा अपनी गैलेक्सी से बाहर नहीं जा पाता था। और इस सिमुलेशन को देखने से साफ साफ नजर आता है कि कैसे डार्क मैटर फैली हुई गैस धूल को एक जगह पे जुटाने में मदद करता है, जिसकी वजह से तारे बन पाते हैं। और यही डार्क मैटर एक गैलेक्सी से दूसरी गैलेक्सी के बीच में रास्ता भी बनाता है, जिसकी वजह से हाइड्रोजन गैस एक जगह से दूसरी जगह पर जाती रहती है और सभी गैलेक्सीज और क्लस्टर के बीच एक रास्ता बनाते हैं। यही सिमुलेशन डार्क मैटर और बिग बैंग का राज खोलता है, क्योंकि जब बिग बैंग विस्फोट हुआ तो उस समय निकलने वाले एनर्जी और रेडिएशन का तापमान बहुत ज्यादा था, जिसकी वजह से सभी रेडिएशन हर तरफ बहुत ही तेजी से फैल रहे थे। और अगर ये ऐसे ही फैलते रहते तो कभी भी पार्टिकल और मैटर नहीं बन पाते, क्योंकि फिर सभी पार्टिकल एक दूसरे से बहुत दूर चले जाते हैं और फिर ना तो एटम बन पाते और ना ही गैलेक्सी। लेकिन डार्क मैटर की मौजूदगी ने उन सभी रेडिएशन को ठंडा किया और बिग बैंग के कुछ लाख साल बाद सभी रेडिएशन, जिनका तापमान लाखों डिग्री सेल्सियस था, वो घटकर के कुछ हजार डिग्री सेल्सियस हो गया था। और जब रेडिएशन ठंडा हो गया तो वे सभी पार्टिकल में बदल गए और उन्हीं पार्टिकल को डार्क मैटर ने अपनी तरफ खींचना शुरू किया, जिसकी वजह से पार्टिकल एक जगह पर इकट्ठा होने लगे और मिलकर के हाइड्रोजन गैस को बनाया और सबसे पहले विशाल तारे बनाए। वैज्ञानिक मानते हैं कि इसके बाद जो तारे बने वो आज के आकार के तारों से बहुत बड़े थे और इसी वजह से वो अपने सेंटर में कोलैप्स हो गए और एक सुपरनोवा का निर्माण किया। और कुछ समय के बाद वहां से जो रेडिएशन निकले उनको डार्क मैटर ने अलग अलग जगह पर समेटा और इस बार जो तारे बने वो पहले के कंपैरिजन में छोटे थे, जिसकी वजह से वो अपना प्लैनेट सिस्टम बना पाए और उसी की वजह से गैलेक्सी भी बन पाई। और अगर डार्क मैटर को बिग बैंग से जोड़कर देखा जाए तो वैज्ञानिक ये भी मानते हैं कि जब बिग बैंग का विस्फोट हुआ तो उस समय टेम्परेचर इतना ज्यादा था कि उसे ठंडा होने में बहुत वक्त लग जाता, लेकिन डार्क मैटर की वजह से हमारा यूनिवर्स काफी ठंडा हो पाया और उसी ने ब्रह्मांड के निर्माण में बहुत बड़ी भूमिका निभाई। क्योंकि अगर यूनिवर्स ठंडा नहीं होता तो कभी भी एटम और पार्टिकल नहीं बन पाते। और सबसे जरूरी ये था कि जब यूनिवर्स एक्सपैंड हो रहा था, फैल रहा था, तब हर एक रेडिएशन भी काफी तेजी से एक दूसरे से दूर जा रहे थे। और वो प्रोसेस आज भी ऐसे चलता तो हर एक रेडिएशन एक दूसरे से काफी दूर चले जाते और कभी भी पार्टिकल और हाइड्रोजन गैस नहीं बन पाते, और जिसकी वजह से हमारा यूनिवर्स ही नहीं होता। इसलिए डार्क मैटर ने ही उन सभी पार्टिकल को आपस में समेटा नहीं तो वो कभी भी गैलेक्सी और क्लस्टर नहीं बना पाते। और यहीं पर डार्क मैटर ने यूनिवर्स के निर्माण में नायक का किरदार निभाया। लेकिन इस नायक का सबसे बड़ा दुश्मन डार्क एनर्जी है, जो लगातार गैलेक्सी और क्लस्टर को एक दूसरे से दूर भेज रहा है। और ये इतना ताकतवर है जिसे डार्क मैटर भी नहीं रोक पा रहा है। और डार्क एनर्जी की वजह से डार्क मैटर का फैला हुआ जाल एक दिन खत्म हो जाएगा। अभी तक वैज्ञानिकों ने सिर्फ डार्क मैटर का प्रभाव देखा था, लेकिन जिस डार्क मैटर से पूरी दुनिया बनी है वो कौन से पार्टिकल से बना है ये किसी को नहीं पता था, जिसके लिए वैज्ञानिकों ने नई कल्पना को जन्म दिया और उन्होंने सोचा डार्क मैटर किसी न किसी पार्टिकल से बना होगा। जैसे हमारे एटम इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से बने हैं और हमारा प्रोटॉन और न्यूट्रॉन भी कॉर्क से बना है। इसका मतलब है कि मैटर का मूल कण कॉर्क्स है और जैसे मैटर कॉर्क से बने हैं वैसे ही डार्क मैटर भी किसी पार्टिकल से बना होगा। और अगर हम उस पार्टिकल को समझ ले तो डार्क मैटर को खोजना काफी आसान हो जाएगा। इसलिए वैज्ञानिकों ने नए पार्टिकल की थ्योरी को रखा जिसमें डार्क मैटर ऐसे पार्टिकल से मिलकर बना होगा जो कि बहुत कम मात्रा में हमारे मैटर से टकराता होगा और किसी भी लाइट को एमिट नहीं करता होगा और ना ही लाइट को ऑब्जर्व करता होगा। इसलिए उसका नाम विम्प पार्टिकल रखा गया, जिसका मतलब था वीकली इंटरैक्टिव मैसिव पार्टिकल। फिर क्या था?
काफी समय तक इस थ्योरी पर काम चला और फिर उसके बाद वैज्ञानिकों ने सोचा कि अब इसे ढूंढा जाए। लेकिन सवाल ये था कैसे, क्योंकि ऐसे पार्टिकल को खोजना बहुत ही मुश्किल था जो किसी भी चीज से संपर्क नहीं करता। इसके लिए वैज्ञानिकों ने ज़ीनॉन एटम को चुना, जो कि एक नोबल गैस है और ज़ीनॉन एटम ही ऐसा एटम था जो कि डार्क मैटर को डिटेक्ट कर सकता था, क्योंकि डार्क मैटर एक छुपा हुआ मैटर है और वहीं पे ज़ीनॉन एटम एक छुई मुई पेड़ की तरह है। जैसे कोई पार्टिकल ज़ीनॉन से टकराता है तो ज़ीनॉन तुरंत उसे डिटेक्ट कर लेता है। अब दूसरी तरफ डार्क मैटर भले ही लाइट एमिट और अब्सॉर्ब ना करे, पर उसका द्रव्यमान तो है और जिस चीज का द्रव्यमान होगा उसमें ऊर्जा भी होगी। और जब डार्क मैटर ज़ीनॉन से टकराएगा तो उसे आसानी से डिटेक्ट कर लिया जाएगा। फिर क्या था, वैज्ञानिकों ने इसको खोजने के लिए साउथ डकोटा में सैनफोर्ड अंडरग्राउंड नाम की लैब बनाई, जो कि जमीन से 1.5 किलोमीटर नीचे थी। और फिर लगभग 10 टन लिक्विड ज़ीनॉन को एक टैंक में भरकर नीचे जमीन के अंदर ले जाया जाता है, क्योंकि अगर ज़ीनॉन को नॉर्मल एनवायरनमेंट में रखा जाता तो वो बाहर आने वाली कॉस्मिक और गामा जैसे एक्सरे से इफेक्ट होती, जिसकी वजह से वैज्ञानिक कंफ्यूज हो जाते कि आखिर जो डिटेक्शन हुई है वो डार्क मैटर की वजह से है या फिर कॉस्मिक रेस की वजह से हुई है। इसलिए डिटेक्टर को जमीन के 1.5 किलोमीटर नीचे लगाया गया, जहां पे ज़ीनॉन टैंक किसी बाहरी कण से टकरा ना पाए। फिर क्या था, जब ज़ीनॉन टैंक तैयार होता है तो उसे जमीन के अंदर लेकर जाया जाता है और उसे 70,000 गैलन के पानी के लेयर से ढक दिया जाता है, ताकि उसमें सिर्फ डार्क मैटर ही आ सके। और उस ज़ीनॉन लिक्विड को डिटेक्टर से जोड़ दिया जाता है, ताकि जब डार्क मैटर ज़ीनॉन से टकराए तो ज़ीनॉन के अंदर से इलेक्ट्रॉन निकल करके सीधे डिटेक्टर से टकराएगा, तो ये साबित हो जाएगा कि डार्क मैटर होता है। लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि लगातार 85 दिन तक वैज्ञानिक इसका इंतजार करते हैं, पर कोई भी डिटेक्शन नहीं मिलता। और ये एक्सपेरिमेंट कई बार अलग अलग तरीके से किए जाते हैं, लेकिन एक बार भी डिटेक्शन देखने को नहीं मिलता। इसलिए वैज्ञानिक दूसरे विकल्प की तलाश में निकलते हैं, जिसका नाम था प्राइमोर्डियल ब्लैक होल। प्राइमोर्डियल ब्लैक होल काफी पुराना कॉन्सेप्ट है, लेकिन इस थ्योरी पर स्टीफन हॉकिंग ने काफी जोर दिया और उन्होंने बताया कि जिस समय बिग बैंग का विस्फोट हुआ उस समय रेडिएशन अलग अलग जगह पर अलग अलग मात्रा में फैले हुए थे, जिसकी वजह से रेडिएशन में टक्कर और दबाव की वजह से ये ब्लैक होल बने होंगे। ये प्राइमोर्डियल ब्लैक होल अन्य ब्लैक होल से अलग होता है, जहां पे सुपर मैसिव ब्लैक होल अरबों खरबों तारों के बराबर होता है। वहीं पे इस ब्लैक होल का मास एक सोलर मास के आसपास होता है। हालांकि कई वर्षों तक वैज्ञानिकों ने इस प्राइमोर्डियल ब्लैक होल को डार्क मैटर का सोर्स माना और उन्होंने इस थ्योरी में समझाया कि यही ब्लैक होल ब्रह्मांड के हर जगह में मौजूद है, जिसकी वजह से इस डार्क मैटर का प्रभाव हर जगह दिखाई देता है। लेकिन कई सालों के बाद भी इसका कोई सबूत वैज्ञानिकों के हाथ नहीं लगा कि प्राइमोर्डियल ब्लैक होल इस दुनिया में मौजूद है, और इसलिए इस थ्योरी को एक ठंडे बस्ते में डाल दिया जाता है। लेकिन फिर 2016 में कुछ ऐसा घटता है जिसने फिर से इस थ्योरी को जिंदा कर दिया था, क्योंकि ग्रेविटेशनल वेव की खोज के लिए LIGO यानी कि लेजर इंटरफेरोमीटर ग्रेविटेशनल वेव ऑब्जर्वेटरी को बनाया गया था। और 2016 में LIGO यानी लीगो के द्वारा एक ग्रेविटेशनल वेव को डिटेक्ट किया जाता है। और जब वैज्ञानिक इसकी गणना करते हैं, कैलकुलेशन करते हैं, तब जाकर इन्हें पता चलता है कि जो वेव यहाँ पर आई है उसका आकार प्राइमोर्डियल ब्लैक होल के बराबर है, और वही वेव प्राइमोर्डियल ब्लैक होल से निकलकर आई है। और इसी के बेस पर 2019 में एक पेपर भी पब्लिश किया जाता है, जिसमें प्राइमोर्डियल ब्लैक होल को डार्क मैटर बोला जाता है। लेकिन इसमें प्रॉब्लम ये थी कि लीगो ने जिस ब्लैक होल को डिटेक्ट किया था वैसे ब्लैक होल होने के ज्यादा सबूत नहीं मिले, और इसलिए अगर ये ब्लैक होल होते भी तो इनकी संख्या इतनी कम होती कि अगर इनकी तुलना हम डार्क मैटर के मास से करते तो भी वो बहुत कम होता। इसलिए वैज्ञानिकों ने इस थ्योरी को पूरी तरह से नकार दिया। हालांकि अगर ये थ्योरी सही होती तो डार्क मैटर की गुत्थी पूरी तरह से सुलझ जाती, क्योंकि जैसे डार्क मैटर न तो लाइट एमिट करता है और ना ही उसे देखा जा सकता है, वैसे ही क्वालिटी प्राइमोर्डियल ब्लैक होल की थी। पर प्राइमोर्डियल ब्लैक होल होता है या नहीं, ये एक अलग मुद्दा है। लेकिन ये साफ हो चुका है कि प्राइमोर्डियल ब्लैक होल डार्क मैटर नहीं हो सकते। लेकिन विज्ञान की दुनिया में जब तक आउट ऑफ द बॉक्स ना सोचा जाए, तब तक आगे बढ़ना बहुत मुश्किल होता है।
इसलिए 2018 में ऐसे थ्योरी निकल कर आई जो डार्क मैटर और डार्क एनर्जी के बीच में संबंध बताती थी और दोनों को बहुत आसानी से समझा पा रही थी। और उस थ्योरी का नाम था डार्क फ्लूइड, जिसे डॉक्टर जेमी फांस ने दिया था। इस थ्योरी की खास बात यह है कि ये दोनों प्रॉब्लम का एक सिंगल सॉल्यूशन देती है, क्योंकि एक ऐसी फ्लूइड की बात करती है जो कि डार्क है और वो लिक्विड के रूप में हर तरफ फैला हुआ है। और डॉक्टर जेमी फांस इस लिक्विड को नेगेटिव मैटर के रूप में देखते हैं, जो कि गैलेक्सी को एक दूसरे से दूर भेजता है और रोटेशन को तेज करता है। और इसकी प्रॉपर्टी एक तरह से एग्जॉटिक मैटर की तरह है, जैसे कि अगर हम इस पे ग्रेविटेशनल फोर्स लगाए तो ये एकदम उल्टी दिशा में काम करेगी। इसलिए जहां गैलेक्सी को पास आना चाहिए था, वहीं पे ये गैलेक्सी दूर जाती है। और इसलिए इस थ्योरी को डूबते हुए तिनके का सहारा माना जा रहा है। लेकिन अभी ये कहना बहुत मुश्किल है कि डार्क फ्लूइड ही डार्क मैटर और डार्क एनर्जी है, जब तक कि उसका सबूत ना मिल जाए। तो आज हमने जाना कि कैसे डार्क मैटर काम करता है और कैसे ये डार्क एनर्जी से एकदम अलग है। तो आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं इसके अगले पार्ट में, जहां पर हम डार्क एनर्जी को समझेंगे। इसलिए अगर आपको ये एपिसोड अच्छा लगा हो तो प्लीज infinitystream.tv को सब्सक्राइब करें, ताकि ऐसी अमेजिंग डॉक्यूमेंट्रीज आपको टाइम पर मिलती रहे। तब तक के लिए मैं रूबी पारेख आपसे मिलूंगी जल्दी ही। धन्यवाद।